किया और मैंने ईमानदारी से लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। मुझे आज भी याद है जो धनराज बोल रहा था अभी, और धनराज की बात अधूरी रह गई कि जब कांग्रेस की सरकार के अंदर भी गुजर आरक्षण का मामला उठा तो भीलवाड़ा के अंदर रेल की पटरियों पर जाके बैठने के लिए मैंने ये नहीं सोचा, ये कालूलाल जी मेरे साथ मुजरिम है, रामलाल गुलेरा सिंह के मेरे मुजरिम है, राम प्रसाद मुजरिम, सब मुजरिम है। हम सब लोगों ने ये नहीं सोचा और मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी पार्टी मुझे क्या कहेगी। और सिर्फ एक जाति के लिए नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति 36 कौम की सेवा करना चाहता है वो कभी एक जाति, एक धर्म, एक संप्रदाय, एक समाज की बात नहीं कर सकता। और मैं आपके सामने यहाँ इसलिए नहीं खड़ा हूं कि मुझे आप लोगों से कोई बात कह के अपने नंबर बढ़ाने हैं। धीरज गुजर आपके सामने इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि ये न्याय की लड़ाई उस दिन जब हमने शुरू करी वहां पर समाज के पंच पटेल मौजूद थे, अकेला धीरज गुजर नहीं, मेरे साथ तमाम लोग जो इस मंच पर आज बैठे हुए हैं वो सब लोग वहां पर मौजूद थे। और उस लड़की के पिता ने पहली बार एक बात कही, उस बात को मैंने हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों के मुंह से कहते हुए सुना। उस लड़की के पिता ने अपने मुंह से कहा था कि मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, और अगर बेटी नहीं मिल सकती है मैं धन्यवाद दूंगा। उस घर के मकान मालिक के घर के अंदर शायद 2-5 लाख रुपए भी नहीं होंगे, उसको अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए पैसे भी नहीं होंगे, उसका घर का जीवन यापन बकरी और भेड़ पालन से चलता है, उसके घर पे पूरी जमीन भी नहीं होगी, पर उस किसान ने आपसे हमसे ज्यादा महानता दिखाते हुए एक झटके में हम सबको खरीद लिया। उसने कहा या तो मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए या मुझे उन दरिंदों के गले में फांसी का फंदा चाहिए। और मेरा दुर्भाग्य है मैं राजनीतिक दल का पदाधिकारी होकर संवैधानिक पद पे हूं। अगर धीरज गुजर संवैधानिक पद पे नहीं होता तो फैसला ऑन द स्पॉट होता और उस फैसले को दुनिया याद रखती। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, बेटी किसी की भी मरे, बेटी किसी की भी मरे, अगर वो बेटी मरती है और मरने के पहले उसके साथ बलात्कार होता है तो सिर्फ मुआवजे से हमारी प्यास नहीं बुझ सकती है। जब तक उसके कातिल जिंदा है तब तक हम सब शर्मिंदा है और हमको शर्मिंदा होना पड़ेगा। और मेरी सबसे बड़ी मांग जो विजय भोसला जी ने जयपुर से रवाना होने के पहले करी, वो मांग ये थी कि सरकार अधिकतम 10 से 15 दिन के अंदर अंदर उसका चालान पेश करे और रोज उसके मुकदमे की सुनवाई हो। हम पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी और तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख नहीं सुनना चाहते। हम उसका फैसला सुनना चाहते हैं और अपनी आंखों से उन दरिंदों को फांसी के फंदे पर लटकते हुए देखना चाहते हैं। यही न्याय है, यही न्याय है। असली न्याय यही है कि जिन्होंने वो दुर्दांत कर्म किया। और आज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, न केवल उसके साथ बलात्कार करने वाले बल्कि उसकी लाश को भट्टी में झोंकने वाले और उसकी लाश को भट्टी में झोंकने के बाद में दूर जंगल में फेंकने वाले उस दरिंदों के परिवार के पुरुष और महिलाएं जो जो आरोपी थी वो सब आज पुलिस की गिरफ्त के अंदर है। और जो दो महिलाएं बची है उनको भी लेके जो जल्दी सलाखों के अंदर फिट कर दिया जाएगा। और फिट करने के बाद में अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं, उससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपने अधिकारियों को यहां पर भेज दिया, अपनी तरफ से ट्वीट कर दिया कि इन दरिंदों को तत्काल प्रभाव से फांसी मिले। इसके लिए स्पेशल केस ऑफिसर में शामिल करते हुए इस केस की मॉनिटरिंग के लिए एक अधिकारी को नियुक्त कर दिया जाएगा। और उस अधिकारी को नियुक्त करने के बाद जज से बात करके इस बात के लिए पाबंद कर दिया जाएगा कि मुकदमे की सुनवाई रोज हो और उसका फैसला तत्काल हो। मैं भीलवाड़ा के वकील समुदाय का धन्यवाद करना चाहता हूं। कई बार काउंसिल ने ये घोषणा कर दी कि हमारी तरफ से कोई भी वकील उन दरिंदों की पैरवी करने के लिए खड़ा नहीं होगा। मैं आज न केवल गुजर समाज बल्कि 36 कौम की तरफ से हमारे भीलवाड़ा जिले के सभी अधिवक्ताओं से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप भी अब नजीर पेश कर दो
कि जिन्होंने एक मासूम बेटी के साथ, बेटी किसी जात या समाज की नहीं होती है, और कल बहुत बड़ी बात कही विजय भोसला जी ने कि बेटी में कभी आप ये अंतर नहीं कर सकते कि ये भीलवाड़ा के सरकार की है या ये राजस्थान की सरकार की है या ये भारत की सरकार की है। जो भी नेता, चाहे वो धीरज गुजर हो, चाहे इस मंच पर बैठे हुए दूसरे जीते हुए एमएलए या हारे हुए लोग हो, या इस राजस्थान की सरकार हो या देश की सरकार हो, ये हिंदुस्तान की बेटी है और इसको राहत देने की जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति की है जिसके मन में मानवता है। अगर कोई राजनीति करना चाहता है तो वो अपनी गेंद को राज्य सरकार के पार्लियामेंट डालेगा, राज्य सरकार भारत के पार्लियामेंट डालेगी, लेकिन हम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस लड़ाई के अंदर यहां पर अकेला गुर्जर समाज नहीं खड़ा है। इस लड़ाई के अंदर यहां पर अकेला गुर्जर समाज नहीं खड़ा है, यहां पर अकेले राजस्थान के लोग नहीं बैठे हैं। जिसका यहां से मतलब नहीं है, जिसके कानों में ये खबर पड़ गई, जिसके दिल में पीड़ा की दर्द पैदा हो गई, वो सब कुछ छोड़ के, सब कुछ भूल के यहां पर आ गया। मैं यहाँ का आने पर आपका हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ, आपको राम राम करता हूँ, आपको उस लड़ाई में साथ देने के लिए धन्यवाद करता हूँ। आना मैं भी चाहता हूँ और सबसे पहले पहुंचा भी था, मौके पर जाके फैसला भी करवाया। उस फैसले के अंदर हमारे साथियों ने भगवान देवनार की शपथ खा के मौन भी रखवाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ और क्या किया उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं अपनी बेटी की लड़ाई को कमजोर नहीं करना चाहता। धीरज गुजर मिट सकता है, लेकिन आप सबका इकबाल बुलंद रहना चाहिए। धीरज गुजर चरणों में झुक सकता है लेकिन मर सकता है, लेकिन आपको किसी के चरणों में झुकने नहीं देगा। ये मेरी सौगंध है और मैं आज आपके सामने इस खुले मंच पे कह रहा हूँ, इस भीलवाड़ा जिले के मेरे जो पसंद करने वाले लोग हैं वो तो इस बात को जानते हैं, जो मुझे नापसंद करते होंगे, जो अपने दिल में मेरे प्रति थोड़ा बहुत खटास भी रखते होंगे, वो भी इस बात को जानते हैं कि जो कह दिया वो कर दिया। मैंने पहले भी कहा था कि मेरे लिए राजनीति से ऊपर न्याय है, मेरे लिए असत्य से ऊपर सत्य है। धीरज गुजर के लिए लोगों की सेवा करना सबसे बड़ा दायित्व है और उसके अंदर मैं अपना पराया नहीं देखता। इसलिए आज हम सबको इस बात को ताकत देनी चाहिए कि अगर उस बच्ची की, जो हमारी बेटी बहन, 36 कौम की बेटी, हिंदुस्तान की बेटी, जब जब कभी न्याय की बात होगी उसकी बात याद करेंगे, तो जो विजय जी ने कहा कि सहायता राजस्थान की सरकार भी करे और सहायता भारत की सरकार भी करे। बाकी मुआवजे के लिए हम लोगों के हाथ इतने खुले हुए हैं कि जो एक बार महंत जी हाथ ऊंचा कर देंगे, सुरेश दास जी महाराज और यहाँ बैठे हुए हेम जी और इतना समाज यहाँ बैठा हुआ है, अगर एक बार हाथ ऊंचा कर देंगे तो शायद पैसे को रखने की जगह कम पड़ जाएगी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं ईमानदारी से, अपने दिल पे हाथ रख के, कि पैसा जरूरी है या फांसी जरूरी है? मैं आपसे मन से पूछ रहा हूं, इस जाजम से पूछ रहा हूं, अपने आप को ज्योतिष इसको मानता सोबर होगी कि पैसा जरूरी है या फांसी जरूरी है? सच्चा मन से बोल रहे हो ना? ये भोसले साथी लोग पूछना चाहते हैं कि पैसा जरूरी है या फांसी जरूरी है? मैं ये चाहता हूँ, मेरी तो चाहत ये है साहब कि फांसी तो इसी पेड़ से हो। लेकिन हम बंधनों में बंधे, एक साथ हुए, हम बंधे हैं। मैं अफगानिस्तान में नौकरी करके आया हूँ, तालिबान कैसे लॉ करता है मुझे पता है। मेरी तो इच्छा ये है कि वही हो, लेकिन हो नहीं सकता क्योंकि हम बंधे हैं। इसलिए जो न्यायिक प्रक्रिया है उससे कार्य हो, लेकिन फांसी तो जरूर होनी चाहिए। और वो फांसी कब होगी? वो फांसी तब होगी जब, क्योंकि फैसला अदालत फाइलों और सबूतों के आधार पर देती है। जितना जल्दी उसका पोस्टमार्टम होगा, जितनी जल्दी उसकी एफएसएल होगी,
जितना जल्दी पुलिस उसका सामूहिक बलात्कार और उसके अनुरूप 15 दिवस के अंदर चालान पेश कर देंगे और चालान पेश करने के बाद डे बाई डे सुनवाई के आधार पे यहाँ पर इस बच्चों को, जो अपराधी हैं जिन्होंने हमारी बच्ची के साथ अमानवीय कृत्य किया, राक्षसी कृत्य किया, इन दुर्दांत हत्यारों के साथ उस नन्ही मुन्नी बच्ची के कातिलों के साथ इतना जल्दी फैसला आए कि जब जब लोग बात करें तब तब लोग भट्टी कांड की मांग करें कि जितना जल्दी भट्टी कांड में फैसला आया उतना जल्दी यहाँ पर फैसला आना चाहिए। मैं यहाँ पर कोई राजनीति नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो किसी के मन को ठेस पहुंचाए, क्योंकि सबका मन क्रोध और पीड़ा से भरा हुआ है। हर आदमी अपनी अपनी तरह से प्रयास कर रहा है कि उसको उसका फायदा मिल जाए, और जिसने जैसा प्रयास किया होगा भगवान उसको वैसा ही फल देगा। और इस मुकदमे के अंदर ये मैं जरूर कहूंगा और बार बार कहूंगा, और आप भी जब जाना तब कहना, मैंने मेरे जीवन में बहुत से आदमी देखे, पर ऐसा बहुत कम देखा मैंने कि कोई आदमी, कल आप भी गए बेसला साहब, तब एक बार मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि आपको उस मासूम बच्ची के पिता ने क्या कहा, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं।